हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं ईएमआरएस या केवीएस की जो वैकेंसी है पीजीटी हिस्ट्री की। उसमें पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कंप्लीटली एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कोर्स का जो वीडियो है हम वो पहले ही अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर वो आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि मेसोपोटामिया में कौन सी भाषाएं प्रचलन में थी। देखिए, मेसोपोटामिया की जो प्रारंभिक भाषा थी वह थी सुमेरियन भाषा। फिर 2400 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियन भाषा का स्थान है ये अक्कदी भाषा ले लेती है। और अक्कदी भाषा का जो प्रचलन है ये सिकंदर के समय, और सिकंदर का जो शासनकाल था ये 336 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व के मध्य में रहा था। तो तब तक इस भाषा का प्रचलन रहा था। उसके बाद में लगभग 1400 ईसा पूर्व में अरामाइक भाषा का प्रचलन शुरू हो गया था और लगभग 1000 ईसा पूर्व में इस भाषा का व्यापक प्रयोग होने लगा। यानी यह मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में व्यापक रूप से बोली जाने लगी और इराक के कुछ भागों में यह भाषा आज भी बोली जाती है। तो मुख्यतः हम बात करें मेसोपोटामिया में कौन सी भाषा प्रचलन में थी, तो मेसोपोटामिया में सुमेरियन, अक्कदी और अरमाई की तीनों भाषाएं प्रचलन थी। तो यदि हम कूट के आधार पर सही आंसर का चुनाव करें तो वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कथन है वो सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए ये चार दी हुई हैं, सभ्यताएं दी हुई हैं और ये इन सभ्यताओं से संबंधित दिए हुए हैं स्थान। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है ये मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी और इसके दो स्थान हैं वो हमें मिले हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में केवल इसके दो स्थान मिले हैं, एक तो बात करें सोर्टगुई और दूसरा था मुंडीगाग। तो ये दो स्थान तो हमें अफगानिस्तान में मिले हैं, बाकी जितने भी स्थल हैं इसके वो अधिकतर पाकिस्तान और भारत में मिले हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की। तो देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये तुर्की में स्थित नहीं थी, यह स्थित थी इराक गणराज्य में। इराक गणराज्य में दजला और फरात नाम की जो दो नदियां हैं उनके मध्य में ये सभ्यता स्थित थी। तीसरा ऑप्शन सी में दिया हुआ है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की जो सभ्यता है ये अफ्रीका के मिस्र देश में ही स्थित थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है चीन की सभ्यता। तो देखिए चीन की सभ्यता है यह स्थित थी येलो रिवर के किनारे। येलो रिवर है उसके किनारे पर इस सभ्यता का जन्म हुआ था। और यदि हम बात करें मिस्र की सभ्यता की, तो मिस्र की सभ्यता थी नील नदी के किनारे पे। और जो चीन की सभ्यता है ये चीन में ही स्थित थी। तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर जो कथन गलत है वह है ऑप्शन बी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो तुर्की में स्थित नहीं थी, वह स्थित थी इराक गणराज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण शुरू हो गया था। देखिए मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों की हम बात करें तो प्राचीन जो बस्तियां थी इनका जो निर्माण शुरू हो गया था लगभग 5000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। और इन्हीं बस्तियों ने बाद में जाकर मेसोपोटामिया के प्राचीन शहरों का रूप धारण किया, जिनमें प्रमुख आ जाते हैं उरुक आ जाते हैं, मारी आ जाते हैं, बेबीलोन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा 5000 ईसा पूर्व में, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता थी। तो देखिए यहाँ पर तीन कथन दिए हुए हैं और इन्हीं कथनों के आधार पर हमें सही कूट का चुनाव करना है। सबसे पहला कथन है शिल्पियों की अधिकता, तो ये गलत है। दूसरा है उत्तम जलवायु, ये भी गलत है। और तीसरा है श्रम विभाजन। देखिए मेसोपोटामिया के शहरों की जो प्रमुख विशेषता थी वह थी श्रम विभाजन। ये जब हमने मेसोपोटामिया का अध्ययन किया था तो उस वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था कि मेसोपोटामिया की जो प्रमुख विशेषता थी वह थी श्रम विभाजन। तो देखिए हम इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे कोई पत्थर की मुद्रा बनाने वाला है, वह पत्थर की मुद्रा बनाने में तो माहिर है, लेकिन उसे मुद्रा बनाने के लिए आवश्यकता होगी कांसे के औजार की और आवश्यकता होगी पत्थर की। तो वो औजार बनाने में माहिर नहीं है। तो यह व्यक्ति जो पत्थर की मुद्रा बनाता है, इसको पत्थर की मुद्रा बनाने के लिए जो औजार चाहिए इसके लिए किसी अन्य पर निर्भर होगा। और ये जो व्यक्ति औजार बनाने में माहिर है इसे धातु और ईंधन के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शहरी जीवन होता है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, इन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है, या तो गांव के किसी अन्य व्यक्ति पर या इस शहर के ही किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसे ही कहा जाता है श्रम विभाजन। और यह जो श्रम विभाजन है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो शहर थे उनकी प्रमुख विशेषता थी। तो यहाँ पर जो कथन है वो तीन सही है। इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम चर्चा करते हैं मेसोपोटामिया की लिपि कहलाती। देखिए मेसोपोटामिया में जो लेखन कला है
लेखन कला है इसकी शुरुआत हो गई थी लगभग 3200 ईसा पूर्व में। और जो लेखन कला है ये शुरुआत में चित्रों के माध्यम से थी। और यदि हम लिपि की बात करें तो लिपि का विकास हुआ था 2600 ईसा पूर्व में, और इस लिपि का नाम था कीलाकार लिपि, और अंग्रेजी में कहते हैं इसे क्यूनिफॉर्म। और ये जो क्यूनिफॉर्म है ये क्यूनियस शब्द से बना है, लैटिन भाषा का एक शब्द है क्यूनियस, उससे ये बना है, क्यूनिफॉर्म बना है। और इस क्यूनिफॉर्म का अर्थ होता है खूंटी या फार्मा। खूंटी से मतलब हो गया कील, और फार्मा से अर्थ हो गया आकार, अर्थात कील के आकार का। तो इस लिपि के आप अगर शब्द देखेंगे तो वो आपको कील के आकार के दिखाई देंगे, इसीलिए इस लिपि को कहा जाता है कीलाकार लिपि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, लगभग 2600 ईसा पूर्व में इस लिपि का प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम सुमेरियन भाषा के लिए हुआ था। फिर उसके बाद में लगभग 2400 ईसा पूर्व में इस लिपि का प्रयोग हुआ था, वह हुआ था अक्कदी भाषा के लिए हुआ था। और यह प्रयोग है ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी तक हुआ था अक्कदी भाषा में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात जो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वह थी कीलाकार लिपि। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये किन नदियों के बीच स्थित है। देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये दजला और फरात नदियों के मध्य में स्थित है। और यहाँ पर यदि हम मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटेमोस। और ये दोनों ही वो शब्द हैं ये यूनानी भाषा से लिए गए हैं। यहाँ पर मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी, अर्थात दो नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि को ये इंगित करता है। और ये दो नदियां थी दजला और फरात। इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं हैं ये समकालीन हैं। और ये तीनों ही सभ्यताएं हैं ये कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं, क्योंकि इन सभ्यताओं में जितने भी हमें औजार या बर्तन मिले हैं वो मिले हैं हमें कांसा नामक धातु से मिले हैं। और ये कांसा नामक धातु है एक मिश्रित धातु है जिसे तांबा और इसके अंदर टिन मिलाया जाता तब जाकर ये धातु बनती थी कांसा। और ये तीनों ही सभ्यताओं में कांसे के औजार और हमें बर्तन मिले हैं, इसलिए इन्हें कांस्य युगीन सभ्यताएं कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कथन एक दो तीन तीनों ही सही है। हड़प्पा, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता तीनों ही हैं ये कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब हो गई। देखिए मेसोपोटामिया के पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हो गई थी 1840 के दशक में, और ये खोजें हुई थी यूरोपियन के द्वारा की गई थी। यूरोपियन जो कंट्री है उनके द्वारा की गई थी, खास करके ब्रिटिश के द्वारा की गई थी। और यूरोपियन लोगों के लिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका महत्व इसलिए ज्यादा था क्योंकि इनका मानना था कि ये इनके पूर्वजों की भूमि है, इनके पूर्वजों की भूमि है। और ऐसा मानने के पीछे उनका जो तर्क था, देखिए बाइबल का जो फर्स्ट भाग है उसे कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। और ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ जेनेसिस में उल्लेख हुआ है सिमार का। और इस सिमार शब्द का जो प्रयोग है यह किया जाता था सुमेर नामक शहर के लिए किया जाता, जो दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो प्रमुख शहर है सुमेर उसके लिए किया गया है। सुमेर अर्थात ईंटों से निर्मित शहर, उसके लिए किया गया था। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा ही बाइबल में उल्लेखित है जल प्लावन की घटना। देखिए जल प्लावन की घटना के अनुसार माना जाता है कि जब प्रकृति में बहुत ज्यादा पाप भर जाता है इस पृथ्वी पर तो ईश्वर इसको नष्ट करना चाहता है, लेकिन वो साथ ही चाहता है कि कुछ जीव इस पर जीवित रहें। उसके लिए वह चुनता है, नोवा नामक एक व्यक्ति को चुनता है बाइबल के अनुसार। और वह नोवा नामक व्यक्ति एक बहुत बड़ी नाव का निर्माण करता है, और जब जल प्लावन होता है तो वह कुछ जीवों को, जो अच्छे लोग थे, जानवरों को और पौधों को अपने साथ में रख लेता है। तो जल प्लावन के पश्चात वो लोग जीवित रह जाते हैं जो नोवा की नाव में सवार होते हैं, बाकी लोग मारे जाते हैं। और ये सेम ही घटना है, ये आपको मेसोपोटामिया के जो पौराणिक साहित्य है उनमें भी मिल जाएगी। लेकिन वहां पर जो नोवा के स्थान पर जो व्यक्ति होता है जल प्लावन की घटना में उसका नाम होता है जीवशूद्र। और ये कहानी को वो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां पर जो पट्टिकाएं मिली हैं उनमें वो ढूंढना चाहते थे, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि जो मेसोपोटामिया की जो भूमि है ये यूरोपियन लोगों के पूर्वजों की भूमि है। और इसी बात को लेकर इन लोगों ने लगभग 1840 के दशक में मेसोपोटामिया के प्रमुख नगरों का उत्खनन कार्य शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया का वह कौन सा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। तो देखिए वह नगर था उरुक का उत्खनन है ये 1930 के आसपास किया गया था। और इससे हमें मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के बारे में पता चला। यदि हम बात करें मेसोपोटामिया के नगर नियोजन की, तो देखिए मेसोपोटामिया के नगर नियोजन में सड़कों और गलियों की बात करें तो ये टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी।
ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसकी सड़कें जो हैं जो वो टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। ये हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की तरह व्यवस्थित नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ की गलियों की बात करें तो जो लोग थे अपना घर का कूड़ा कचरा थे वो गलियों में डाल देते थे, जिससे गलियां क्या होती थी, ऊंची उठ जाती थी, और वह कूड़ा कचरा था ये लोगों के पाँव में भी आता रहता था। तो मेसोपोटामिया के नगर नियोजन की हम बात करें तो मेसोपोटामिया का जो नगर नियोजन है इतना व्यवस्थित नहीं था जितना कि इसका जो समकालीन सभ्यता है हड़प्पा की सभ्यता, इसका एक नगर है मोहनजोदाड़ो, उसकी तुलना में काफी पिछड़ा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 1930 में उर नगर का उत्खनन है, ये काफी सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया वासियों की क्या देन है। देखिए मेसोपोटामिया वासियों की प्रमुख देन है, एक तो गणित में देन है, दूसरी देन है इनकी कालगणना में, और तीसरी इनकी प्रमुख देन है खगोल विज्ञान में। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कालगणना की चर्चा कर रहे हैं। देखिए मेसोपोटामिया वासी थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो चंद्र वर्ष होता है उसको 12 महीने में विभाजित किया, और एक दिन को 24 घंटे में विभाजित किया, और एक घंटे को इन्होंने विभाजित किया 60 मिनट में। तो ये जो प्रमुख देन है ये देन है मेसोपोटामिया वासियों की देन। तो यहाँ पर तीन कथन दिए हुए हैं कि पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन, तो ये कथन भी सही है, एक दिन का 24 घंटे में विभाजन, तो ये कथन भी सही है, और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई थी। देखिए मेसोपोटामिया का भूगोल हम देखेंगे तो मेसोपोटामिया का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र था, पूर्वोत्तर क्षेत्र था, जैसे ये उत्तरी हो गया मेसोपोटामिया का, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, और यहीं पर लगभग 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के मध्य में सर्वप्रथम जो खेती की शुरुआत हुई थी वो यहीं पर हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि असीरिया का अंतिम शासक अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में कितने मूल ग्रंथ थे। असीरिया का जो अंतिम शासक था वह था अशुरबनीपाल, और अशुरबनीपाल का जो शासनकाल था यह रहा था 668 ईसा पूर्व से लेकर 627 ईसा पूर्व के मध्य में, और इसने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया, और इस पुस्तकालय में लगभग 1000 तो मूल ग्रंथ थे, और हमें 30,000 मिली है पट्टिकाएं, और इन पट्टिकाओं को विषयवार विभाजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में हमें लगभग 1000 मूल ग्रंथ मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारी नगर का राजा किस समुदाय का था। देखिए मेसोपोटामिया का जो मारी नगर है ये एक व्यापारिक नगर था, और नगर के आसपास स्टेपी घास के मैदान थे, और यहीं पर रहते थे पशुपालक। तो हम ये कह सकते हैं कि मारी नगर है ये पशु चारक क्षेत्र में स्थित था, और ये जो पशुपालक होते थे ये मुख्यतः खाना बदोश होते थे, और ये खाना बदोश थे ये अकदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति से संबंधित थे। तो यहाँ पर हम बात करें इन पशु चारकों की बात करें तो ये पशु चारक क्या करते थे, ये नगर के बाहरी क्षेत्र होता था वहां पर ये पशुपालन करते थे। तो यहाँ पर हम बात करें कि नगर में रहने वाला किसान और ये पशुपालक एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, और जब इन पशुपालकों को अनाज और औजार की आवश्यकता होती थी तो ये किसानों से प्राप्त करते थे, और बदले में देते थे दूध, दही, मक्खन और चमड़ा। इस प्रकार से ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे, लेकिन इनके बीच में अक्सर झगड़े भी होते रहते थे, और झगड़े होने का जो मुख्य कारण था, ये जो पशुपालक होते थे ये अपने पशुओं को खेतों में छोड़ देते थे, इसलिए किसानों और पशुपालकों के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे, और कई बार किसान भी क्या करते थे, इनका रास्ता रोक लेते। और इन्हीं पशुपालकों में से कुछ ने यहाँ पर भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करना शुरू कर दिया, कुछ ने किसानों के यहाँ पर मजदूरी करना शुरू कर दिया, और जब ये पशुपालक आत्मनिर्भर हो गए तो उन्होंने वहां पर रहना शुरू कर दिया, और उनमें से कुछ पशुपालक हैं वो वहां के राजा भी बने, जिनमें एक एमोराइट समुदाय के राजा का उल्लेख हुआ है, जिसने स्टेपी घास का एक देवता है उस डैगन, उसका मंदिर का निर्माण करवाया मारी नगर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि मारी नगर का राजा किस समुदाय से था, तो वह था एमोराइट समुदाय से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे ज्यादा उपज देने वाली खेती कहाँ की थी। तो देखिए सबसे ज्यादा उपज देने वाली खेती की बात करें तो यहाँ पर यदि हम मेसोपोटामिया के भूगोल को देखते हैं तो सर्वप्रथम जो खेती की शुरुआत हुई थी वो तो हुई थी पूर्वोत्तर भाग में,
लगभग 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व के मध्य में, क्योंकि यह क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। लेकिन यहाँ पर हम बात करें सर्वाधिक उपज देने वाली खेती की बात करें या सर्वाधिक खेती की बात करें तो वो होती थी दक्षिणी भाग में, और दक्षिणी भाग था ये मरुस्थलीय भाग था। लेकिन फिर भी यहाँ पर सर्वाधिक उपज होती थी, उसकी वजह थी दजला और फरात नदियां। ये नदियां जब उत्तर से पहाड़ी क्षेत्र से निकलती थी तो अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लेकर आती, और मरुस्थलीय भागों में प्रवेश कर कर ये अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती थी। तो ये धाराएं इनके लिए नहरों का कार्य करती थी, अर्थात सिंचाई का प्रमुख साधन होती थी। तो यही वजह थी कि जो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर सर्वाधिक उपज देने वाली खेती होती थी। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम खेती की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, पूर्वोत्तर भाग में, कब हुई थी, 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य में। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा उपज देने वाली खेती कहाँ पर होती थी, तो वह होती थी दक्षिणी भाग जो कि मरुस्थलीय भाग था, वहां पर होती थी, और यहीं पर नगरों और लेखन कला का विकास हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दक्षिणी मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से मेसोपोटामिया में अभाव था। देखिए मेसोपोटामिया में जो सबसे ज्यादा प्रचुरता थी वो थी कृषि जन्य पदार्थों की थी और कपड़े की, लेकिन यहाँ पर जो कमी थी वो थी खनिज संसाधनों, और एक दूसरी प्रमुख कमी थी लकड़ी की। लकड़ी की कमी इसलिए थी यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते थे या तो वो पोपलार के पेड़ होते थे या फिर होते थे वो खजूर के पेड़। तो इन पेड़ों से ना तो कोई अच्छा औजार बनाया जा सकता था, ना ही नाव बनाई जा सकती थी। तो यहाँ पर हम बात करें मेसोपोटामिया की, तो देखिए मेसोपोटामिया में एक चीज की कमी थी, वो लकड़ी की कमी थी, दूसरी कमी थी खनिज संसाधन। तो इसके लिए वह किसी अन्य देशों पर निर्भर होते थे, और जिन खनिजों की उनको आवश्यकता होती थी वह होते थे जैसे सोना हो गए, चांदी हो गया, रांगा हो गया और सीपी। इसके अतिरिक्त जो बहुमूल्य पत्थर आते थे तो इन खनिजों का वो आयात करते थे, वो करते थे तुर्की से करते थे, इसके अतिरिक्त ईरान से करते थे, या खाड़ी पार के जो देश होते थे उनसे इन चीजों का वो क्या करते थे, आयात करते थे। और मेसोपोटामिया में सर्वाधिक जिनकी बहुलता थी या अधिकता थी वो कृषि जन्य पदार्थ और कपड़ों की थी, तो इनका ये लोग निर्यात करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात मेसोपोटामिया में जिस चीज का अभाव था वह था खनिज संसाधन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषा का सही कालानुक्रम क्या है। देखिए मेसोपोटामिया की बात करें तो सर्वप्रथम जिस भाषा का प्रयोग होता था वह होता था सुमेरियन का। उसके बाद में सुमेरियन भाषा का लगभग 2400 ईसा पूर्व में 2400 ईसा पूर्व में स्थान ले लिया था अक्कदी भाषा ने, और अक्कदी भाषा के बाद में प्रयोग होता है अरामाइक भाषा का। अरामाइक भाषा का जो प्रचलन था ये लगभग 1400 ईसा पूर्व में था। तो इनका जो सही कालक्रम हो जाएगा वह हो जाएगा, सबसे पहले आ जाता है सुमेरियन भाषा, फिर उसके बाद में आ जाती है अक्कदी भाषा जो 1 नंबर पर है, और सबसे अंत में प्रयोग होता है अरामाइक भाषा का जो 2 नंबर पे। तो 3 1 2 दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन है। देखिए मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया की विश्व को जो सबसे बड़ी देन है वह गणित और कालगणना है। यदि हम बात करें कालगणना की तो इसका चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं गणित की चर्चा करते हैं। तो देखिए गणित की हम बात करें तो गणित से संबंधित जो पट्टिकाएं मिली हैं वो मिली हैं लगभग 1800 ईसा पूर्व में, और इन पट्टिकाओं में वर्ग, वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज की सारणियां दी हुई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात मेसोपोटामिया की इस विश्व को जो सबसे बड़ी देन है वह गणित, कालगणना, इसके अतिरिक्त आ जाता है खगोल विज्ञान। तो 3 बड़ी देन है मेसोपोटामिया की विश्व को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सही सुमेलित कीजिए मेसोपोटामिया के संबंध में है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए हुए हैं जिनका हमें सही मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें मेसोपोटामिया के भूगोल की, सबसे पहले दिया हुआ है स्टेपी घास के मैदान। स्टेपी घास के मैदानों की बात करें, स्टेपी घास के मैदान है ये पाए जाते थे मेसोपोटामिया के उत्तर में पाए जाते थे, और यही वजह है कि मेसोपोटामिया के उत्तर में पशुपालन ज्यादा होता था कृषि की तुलना में। दूसरा दिया हुआ है सर्वप्रथम कृषि। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सर्वप्रथम कृषि होती थी वह होती थी मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में, और ये हुई थी लगभग 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व के मध्य में। सी में दिया हुआ है नगर व लेखन कला का विकास। तो देखिए नगर और लेखन कला का जो विकास हुआ था ये सर्वप्रथम हुआ था दक्षिणी भाग में। दजला और जो सहायक नदियां ये परिवहन का जो प्रमुख साधन होती थी यह होती थी पूर्वी भाग में। जो जल परिवहन का जो प्रमुख साधन होती थी दजला नदी यह होती थी मेसोपोटामिया के पूर्वी भाग में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो स्टेपी घास के मैदान है ये आपको मिलेंगे उत्तरी भाग में, तो ये 2 में नंबर पे दिया हुआ है। सर्वप्रथम खेती की शुरुआत हुई थी
सर्वप्रथम खेती की शुरुआत हुई थी पूर्वोत्तर भाग में, तो 1 नंबर पे दिया हुआ है। नगर व लेखन कला का विकास, देखिए नगर व लेखन कला का विकास हुआ था दक्षिणी भाग में, तो ये 3 नंबर पे दिया हुआ है। और दजला और सहायक नदियां जो परिवहन का प्रमुख साधन थी, यह थी पूर्वी भाग में, जो 4 नंबर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो जो क्रम निकल कर आया है वो 2, 1, 3 और 4 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 3, 4। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है दक्षिणी कसार का एक शूरवीर जिसने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई शासन से मुक्त करवाया था। बेबीलोन को जो असीरियाई शासन से जिसने मुक्त करवाया था वह था नेबोपोलासर था। इसने 625 ईसा पूर्व में असीरियाई शासन से बेबीलोन को मुक्त करवा दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अंतिम क्वेश्चन है कि स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक जिसने अक्कद के राजा सारगोन की मूर्ति की मरम्मत करवाई थी। तो देखिए स्वतंत्र बेबीलोन का जो अंतिम शासक माना जाता है वह माना जाता है नेबोनिट्स को माना जाता है। और नेबोनिट्स के द्वारा दो प्रमुख कार्य किए गए थे। एक तो अपनी पुत्री को उसने पुरोहित के रूप में स्थापित किया, दूसरा उसने अक्कद के जो राजा थे सारगोन उनकी मूर्ति की मरम्मत करवाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित। नेक्स्ट जो हमारी एमसीक्यूज आएगी वह आएगी रोमन साम्राज्य से संबंधित आएगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।